जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। थोड़ी पेट में गुदी गुदी हो रही होगी, थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी टेंशन हो रही होगी क्योंकि कल हमारा अकाउंट्स का पेपर है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने एफर्ट्स करें, आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, प्रॉपर्ली सब कुछ कवर किया है, तो पेपर आपका अच्छा ही होने वाला है। पेपर मुश्किल नहीं आता है। स्टडी मैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो वहीं से आपको पेपर दिखेगा। सो डोंट वरी, पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में हम क्या बात करने के लिए आए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। आंसर्स तो हमको आते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। स्पेशली अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके आंसर्स ठीक है, आपकी बैलेंस शीट मैच होगी, फिर भी पूरे मार्क्स नहीं मिले। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ट्रू फॉल्स का होता है। ट्रू फॉल्स आपके 12 मार्क्स के आते हैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 12 आउट ऑफ 12 मिलते हैं। क्योंकि आपका क्या होता है, अगर एक ट्रू फॉल्स आपके 2 मार्क्स का है तो उसमें ट्रू एंड फॉल्स का जो आंसर है वो 1 मार्क का है, उसका रीजन 1 मार्क का है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मेरे पास, हाँ जी, मेरे एक स्टूडेंट की एक आंसर शीट है जिसमें जून 2024 में उन्होंने 98 मार्क्स स्कोर करे हैं। मार्कशीट में 100 मार्क्स थे क्योंकि 2 मार्क्स उनको ग्रेस मिले थे, है ना। जून 24 में आई थिंक सबको 2 मार्क्स का ग्रेस मिला। तो आंसर शीट में 98 मार्क्स है। तो 98 मार्क्स किस तरीके से आए हैं, प्रेजेंटेशन उन्होंने किस तरीके से करी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ये हम बात करने वाले हैं। और सेशन के एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले जो ये आपका ये आंसर शीट होती है, इसकी फर्स्ट पेज जो है, इसमें आपको ना ये टिक करना होता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो इसको भूलना मत कि भाई आपके पास 6 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ये आपको करना ही होता है। बाकी 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप प्लीज़ उसको टिक करके आना कि आपने कौन से क्वेश्चंस करें। ठीक है, ओके। अब आते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या, जो आपका ट्रू फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका ट्रू फॉल्स का होता है, तो इनको मिले हैं सर 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स, एब्सोल्युटली यस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैंने एक्चुअली में बहुत चीज़ें नोटिस करी है, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि 12 आउट ऑफ 12 कैसे मिले। मेरे पास एक बच्चे की और आंसर शीट है। यस, देखो ध्यान से देखो। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है ना, उसको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आप इन बच्चे की हैंड राइटिंग देखिए, कितनी प्यारी हैंड राइटिंग है। कितने मार्क्स मिले सर? 9.5। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऑलमोस्ट ट्रू फॉल्स सारे सही हैं, लेकिन रीज़न की वजह से मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि आपको ट्रू फॉल्स में क्या करके आना है। सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है, जो ट्रू एंड फॉल्स होगा उसका आंसर आपको लिख के आना है। हाँ जी, इनफैक्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि इसको थोड़ा हाईलाइट भी करके आना, कि आपका अगर आंसर ट्रू है तो उसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, हाँ आंसर ट्रू है। इसके बाद बात आती है उसका जो रीज़न होता है। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो इतना बड़ा रीज़न लिखा हुआ है। बेटा अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो बनती है ना। आप देखो, अगर मान लो लेट्स से आपका 8 मार्क का क्वेश्चन आता है किसका, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, तो उसमें कितना टाइम लग जाता है। 10 मार्क का एनपीयू आता है, कितना टाइम लगता है। तो अगर 12 मार्क्स की ट्रू फॉल्स है तो हम उसमें थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं, कंपेरेटिवली बाकी क्वेश्चन से कम टाइम लगता है इसमें। तो थोड़ा आपको रीजन लिख कर आना है। अब रीजन कैसे लिख कर आना है, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको जो भी पता होगा ना, वो लिख कर आओ। जैसे ये आपका क्वेश्चन था कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। अब सिंपली आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि हाँ भाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। लेकिन इन्होंने क्या किया है, प्रॉपर्ली लिखा है कि इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस देन इट नॉट एंटर्ड इन द, जो भी है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में वो नहीं आता है। तो पूरा का पूरा इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि ठीक है कि कब आता है कब नहीं आता है। तो प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर कर आना है, सिर्फ 2 लाइनों में लिख कर नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि आपको बुक की लैंग्वेज लिख कर आनी है, नहीं, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके आओ कि जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इसको देखोगे, देखो आपका सेकंड फॉल्स, अगेन आप इनके रीजंस को देखो, 1-2 लाइन में रीजंस खत्म नहीं कर दिए, प्रॉपर्ली रीजंस लिखे हैं। राइट, अगर ये क्वेश्चन था आपका क्या सर, कुछ एरर ऑफ कमीशन का, एरर ऑफ प्रिंसिपल का, तो इन्होंने प्रॉपर्ली समझाया कि एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, देन इन्होंने समझाया कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। तो जो भी आपका ट्रू फॉल्स पूछा गया उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन आपको करके आना है। जैसे अगर मैं आपको ये आंसर शीट दिखाता हूं, तो ठीक है, पहले में आपको 2 मार्क्स मिले, लेकिन देखो सेकंड में आंसर बिल्कुल सही है, फॉल्स, लेकिन कितने मार्क्स मिले? 1.5। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब बात समझ रहे हो। उसके बाद थर्ड में 1.5, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। सर यहाँ पे कितने मार्क्स मिले? यहाँ पे आपको मिले पूरे के पूरे 2 नंबर। हाँ जी, आंसर सही है फॉल्स, आंसर सही है फॉल्स, लेकिन आपने एक्सप्लेन करा है। तो जो भी आपका ट्रू फॉल्स आता है उसके रिगार्डिंग आपको जो भी नॉलेज है, आई वुड से कि प्लीज़ एटलीस्ट 4-5 लाइनों में कम से कम उसको लिख कर आएँ। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको आप हाईलाइट कर आए। हाँ जी, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स है, आप खुद सोचो कि अगर उसमें 12 मार्क्स आते हैं तो आपके लिए पास होना तो बहुत आसान हो जाएगा।
12 मार्क्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ही आ गए अगर 12 मार्क्स, और आपको करने में मुश्किल से उसको 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आप उसको प्रॉपर्ली रीजन वाइज लिखते हैं तो मैक्सिमम आपको 15 मिनट लगते हैं। तो अगर 15 मिनट में आपके 12 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं, उससे बेटर क्या हो सकता है। तो प्लीज जरा ट्रू फॉल्स में आप ध्यान रख कर आए कि उसका रीजन आपको प्रॉपर्ली लिख कर आना है, बेशक वो ट्रू हो या फॉल्स हो। जैसे अगर यहाँ पे ट्रू भी है, यस सर, तो जितना भी आपको समझ में आता है आप प्लीज उसका रीजन लिख कर आए, है ना। अगर प्रॉमिसरी नोट के बारे में आपने पढ़ रखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ रखा है, तो जितना भी 2-4 लाइनों में लिख सकते हो उसको लिख कर आना है, बिल्कुल लिख कर आना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने आंसर देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूरे 2 मार्क्स मिले, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ना। जहां पे 1.5 मिले, आप देखो 1-2 लाइन में खत्म कर दिया। तो ये प्रॉपर्ली पैटर्न हमको दिख रहा है कि मार्क्स किस तरीके से दिए जा रहे हैं, कि जहां पे आपने प्रॉपर रीजन स्टेट करे हैं वहां पे आपको पूरे मार्क्स मिले, राइट। जहां पे नहीं करे हैं वहां पे नहीं मिले, राइट। जैसे यहाँ पे आपको 1 ही मार्क्स मिला, क्यों, क्योंकि रीजन बिल्कुल गलत था, रीजन प्रॉपर्ली दिया ही नहीं। 1.5 अगेन रीजन प्रॉपर्ली दिया ही नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ जी, पूरे 2 मार्क्स मिले। आप खुद देखो, दोनों की कॉपीज में आपको दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारी जो स्टूडेंट की हैंड राइटिंग है वो अपने जैसी है, कोई बहुत सुंदर सुंदर नहीं लिखा हुआ है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, उसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आपके सामने बेटा प्रूफ है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका आंसर ठीक है, आपने उसका प्रेजेंटेशन ठीक किया हुआ है, आपने रीजन सही लिखे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है हैंड राइटिंग की, बस वो रीडेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। तो अगर समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। ऐसा सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग नहीं भी है तो कोई कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो सुंदर हैंड राइटिंग है लेकिन नंबर पूरे नहीं मिल रहे अगर आपने सही नहीं लिखा है, तो बात समझ में आ रही है। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम आपके उसके बाद देखो बेटा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उसमें भी इनको पूरे मार्क्स मिले। जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि अकाउंटिंग पॉलिसी को समझाओ, तो अकाउंटिंग पॉलिसी को उन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखे, हाँ जी, कि इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, यस सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरा हाईलाइट कर आया है। आपको कुछ नहीं करना है, आप पेन से ही उसको हाईलाइट कर सकते हो, ऐसे कुछ अलग से पेंसिल से करके नहीं आना है, ठीक है। पहले अकाउंटिंग पॉलिसी को डिफाइन कर दिया, थोड़ी गलती हो गई तो उसको कट भी करा है, यस सर। तो ऐसा नहीं कि बहुत परफेक्ट एकदम प्रेजेंटेशन है, लेकिन आंसर सही है, रीडेबल है, आपने जो कंटेंट लिखा है वो सही है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ जी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप हाईलाइट कर आएंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारी ये हो गई है, क्या हो गई है कि सर जो भी आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं उसके डिटेल्ड रीजन आपको लिख कर आने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और आपको दिख रहा है जो साइड में आपके मार्जिन वगैरह होते हैं, इनको आपको यूज नहीं करना होता है। सेकेंड देखो, अब जैसे जर्नल का क्वेश्चन है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो उसका आपका टाइटल होता है, जो हेडिंग होती है, वो प्रॉपर्ली लिख कर आए कि जर्नल ऑफ मिस्टर कपिल। फॉर्मेट इन्होंने बनाया, हाँ जी, तो स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट बनाया वो पेंसिल से बनाया हुआ है, लेकिन अब बाद में आते आते ब्लैक पेन पे आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पेंसिल से नहीं बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट प्रॉपर्ली बनाए, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो प्रॉपर्ली बनाए। जैसे नो, एक स्केल लेकर आपको प्रॉपर्ली जाना है, ब्लैक पेन से बनाओ ब्लैक पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाना है पेंसिल से बनाओ। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आप देखो यहाँ पे नरेशन लिखी हुई है। देखो आप स्टार्टिंग में ही अपने जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहे हैं, है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन, जो उनका एक माइंडसेट है वो सेट हो जाता है कि भाई ये बच्चा कैसा है। आप देखो अगर स्टार्टिंग में ही आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ये सुनो, ठीक है, आपने नरेशन लिखा है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाया, एलएफ का कॉलम बनाया है, आपने ढंग से प्रेजेंटेशन करी है, तो मूड सेट हो जाता है कि ये बढ़िया बच्चा है भाई, इसने ठीक करा। कई बार ऐसा होता है कुछ गलती होती है वो भी नज़रअंदाज होती है सर, वो भी इग्नोर हो जाती है, एग्जैक्टली। तो ये स्टार्टिंग का जादू होता है कि स्टार्टिंग का जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल प्रॉपर्ली होना चाहिए। लास्ट में जाके टाइम कम बचा है, उसके बाद आपने शुरू कर दी अपनी असली हैंड राइटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ही गोबर मत मचाना, ठीक है, स्टार्टिंग में ही कीड़े मकोड़े मत मारना। आप बात समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, ओके फैंटास्टिक। तो ये हमारा हो गया कि जर्नल में प्रेजेंटेशन प्रॉपर किया, बिल्कुल प्रेजेंटेशन प्रॉपर किया है। देन अगर आपने कोई अकाउंट बनाया, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखा आंसर नंबर 3, आई वुड सजेस्ट कि आप एक्चुअली में इसको थोड़ा बीच में लिखें, ठीक है, साइड में लिखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि बीच में लिखें, हाँ, कि ये आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। एक चीज़ और यहाँ नोटिस करोगे कि कोई भी आप नया आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो नए पेज से कर रहे हो, यहाँ से कंटिन्यू नहीं करना है। आपने यहाँ पे एक आंसर खत्म किया, फैंटास्टिक, नेक्स्ट आंसर आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉपर हेडिंग, ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम, एग्जैक्टली। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ देखो, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर में जो ये हमारा एनपीओ का क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों को 12 मार्क्स नहीं मिले। मेरे पास बहुत सारी कॉपीज ऐसी आई थी जिसमें 9 मार्क्स है, 10 मार्क्स है, आंसर बिल्कुल सही है। इनकम एक्सपेंडिचर में जो आपका यहाँ पे सरप्लस डेफिसिट आया वो बिल्कुल सही है, बैलेंस शीट मैच हो गई, फिर भी नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा है कि देखो
स्टेप वाइज मार्किंग जरा प्रॉपर्ली देखो कि यहाँ पे स्टेप नंबर 1, हाँ जी 3 मार्क्स मिले किस चीज़ के, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के, कि जो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है आपका यहाँ पे सरप्लस सही आया है, आपने सब कुछ सही किया, उसके 3 मार्क्स है, 12 में से 3 मार्क्स इनकम एक्सपेंडिचर के हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपके वर्किंग नोट्स हैं, ब्रैकेट में हमेशा बोलता हूँ कि लिख कर आया करो कि वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 4। तो जो वर्किंग नोट्स आपने बनाए हैं इसकी सेपरेट वर्किंग्स है, जिसकी वर्किंग नोट्स आपने नहीं बनाया है, सिंपल अगर कैलकुलेशन है उसको ब्रैकेट में दिखाया कि भाई एंट्रेंस फीस आपने 60% कैपिटलाइज करनी है, 40% इनकम एक्सपेंडिचर में डालनी है, तो 50,000 का 40% आपको यहाँ पे दिखा रखा है। आप बात देख रहे हो कि भाई प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कंजेस्ट कर दिया, प्रॉपर स्पेसिंग दी है, हाँ जी लाइन वाइन प्रॉपरली छोड़ी है, अपना ही बेटा आपने एग्जामिनेशन फीस दी है ना, है ना, बिल्कुल दी है, तो प्रॉपरली शीट्स को यूटिलाइज करने का, साफ सुथरा करके आओ, स्पेस दो, प्रॉपरली लिखो। इसके बाद नीचे जब सेकंड पे आए, हाँ जी, देन ये क्या है आपकी बैलेंस शीट है, अच्छा ठीक है, बैलेंस शीट स्टेप नंबर 2, अगेन उसके 3 मार्क्स है, तो स्टेप वाइज मार्किंग है। अब बात समझ रहे हो, मान लो इनकम एक्सपेंडिचर में आपने थोड़ी बहुत दिक्कत कर दी, कोई बात नहीं, वहाँ पे एक आधा नंबर कटेगा। फिर बैलेंस शीट पे आते हैं, बैलेंस शीट में आपका स्टेप वाइज मार्किंग है। देन उसके बाद आता है दोस्तों वर्किंग नोट्स। अब वर्किंग नोट्स में भी देखो कितनी प्रॉपर स्टेप वाइज मार्किंग होती है, कि ये आपका पहला ओपनिंग बैलेंस शीट थी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का 1 नंबर मिला हुआ है कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट का नंबर है। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट, यस सर, देन आपका कोई और वर्किंग नोट आपने बनाया हुआ है, ठीक है, स्टेप नंबर 4, 5 नंबर मिले हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि भाई 3 नंबर इनकम एक्सपेंडिचर जो मेन आंसर है, बैलेंस शीट 3 नंबर, यस सर, 6 नंबर उसके हैं, बाकी 6 नंबर वर्किंग नोट्स के हैं। और फिर बच्चे पूछते हैं कि सर वर्किंग नोट्स बनाने हैं, बेटा जिस जिस चीज़ के वर्किंग नोट्स बनने चाहिए उन सब के आपको बनाने होते हैं। यहाँ पे जिस जिस चीज़ की एडजस्टमेंट थी उन सब के वर्किंग नोट ये बच्चा बनाकर आया है, तब जाके पूरे मार्क्स मिले हैं। कि जैसे अगर सैलरीज है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई आपने इतनी पे करी, फिर आउटस्टैंडिंग ये इतना आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आया, ये प्रॉपर वर्किंग नोट बनाया। सर इलेक्ट्रिसिटी का सेम प्रॉपर वर्किंग नोट बनाया। अगर देखो ध्यान से कोई एजम्पशन ली है तो उस एजम्पशन का नोट लिखा हुआ है, कितना प्यारा प्रेजेंटेशन है ये सर, कि भाई इट इज एज्यूम दैट, हाँ जी, इंक्लूजन्स टू एसेट्स आर ऑन 1 अप्रैल, कि भाई जो एसेट आपने परचेज किया है वो ईयर के स्टार्टिंग में किया है, ये आप एज्यूम करके चल रहे हैं, वो लिख कर आया वो बच्चा कि भाई इन केस अगर एग्जामिनर आपके सजेस्टेड आंसर्स में अलग एजम्पशन है, मैंने अलग एजम्पशन ली है, तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि वो एजम्पशन है। तो एजम्पशन लिख कर आया बिल्कुल, जहां पे जो भी आप एजम्पशन लिख रहे हो उसको लिखो, जहां पे कैलकुलेशन हो रही है उसको शो करो, मन में नहीं करना है, कैलकुलेटर पे नहीं करना है, आपको वो आंसर शीट पे दिखाना है कि मैंने ये कैलकुलेशन करी है, उसी के मार्क्स है। आई होप इससे आपको बातें क्लियर हो रही होंगी कि देखो वर्किंग नोट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई प्रॉपर आपको 6 नंबर, 5 नंबर इन सब के वर्किंग नोट्स के मिले, 1 नंबर ओपनिंग बैलेंस शीट का, 6 नंबर वर्किंग नोट्स के एनपीओ में। अब बात समझ में आ गई। सब्सक्रिप्शन तो ऑब्वियसली होता ही है, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन था किसका, आपका डिसोल्यूशन का। बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, यस सर, सन्ड्री एसेट्स को क्लोज किया, स्पेसिंग, ठीक है, फिर आपने पेमेंट करी, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आया, एंड में अकाउंट का टोटल किया। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि सर अकाउंट का टोटल करके आना है, अकाउंट का टोटल कर आना है, अच्छा ठीक है। फिर नीचे आए, अच्छा ठीक है, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन स्पेसिंग है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल किया, एग्जैक्टली बैंक अकाउंट में आपने जो ये पेमेंट करी है, ब्रैकेट में लिखा फाइनल सेटलमेंट, बता रहा है वो बच्चा कि भाई ये पेमेंट किस चीज़ की है, कि हमने फाइनल सेटलमेंट किया है, अच्छा फैंटास्टिक। रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में बताया है कि ये प्रॉफिट का है, जनरली सबको आपने बांटा, फैंटास्टिक। कैश एंड बैंक अकाउंट एंड में आपने क्लोज किया, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मैटर करती है। ऐसे ही 98 मार्क्स नहीं आते हैं, ऐसे ही आपको पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चन में। अब बात समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस चीज़ के एक्चुअली में स्टेप वाइज मार्किंग होगी। कैश एंड बैंक अकाउंट 1 नंबर का, ये पार्टनर्स कैपिटल 2 नंबर का, देन रियलाइजेशन अकाउंट आपका 4.5 का जो भी था, राइट। उसके बाद वर्किंग नोट 0.5 जो आपका वर्किंग नोट था कि भाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड विड ऑल्सो बी पेड ऑफ। तो ये जो एक्चुअली में आपने एजम्पशन ली, आपको पता है कि भाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में दे रखा होता है, वो लाइबिलिटी होती है, उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, तो आपने उसको पे करा, वो बच्चा लिख कर आया है कि भाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, हमने उसकी पेमेंट करी है क्योंकि वो एक लाइबिलिटी है, वर्किंग नोट बनाया। तो जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है वो आपको आंसर शीट में उतारनी होती है कि हाँ यार इसकी पेमेंट होनी है, तो लिखो कि पेमेंट क्यों होनी है। अब बात समझ रहे हो, कितना प्यारा प्रेजेंटेशन है। उसके बाद देखो फटाफट से, देन एक आपका क्वेश्चन आया, एडमिशन का क्वेश्चन था, अगेन
जहाँ जहाँ पे वर्किंग नोट बनाए वहाँ वहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एग्जैक्टली वर्किंग नोट्स बहुत सारे बनाया है इसने, जो मैंने नोटिस किया कि बहुत वर्किंग नोट्स हैं। जहाँ जहाँ पे वर्किंग नोट बन सकते हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट भी निकाला तो एवरेज प्रॉफिट को दिखाया। जनरली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेटर पे किया, लिख दिया, नहीं, प्रॉपर्ली दिखाया। गुडविल, अब ये देखो कि गुडविल किस तरीके से निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, लिखा उसको, फॉर्मूले को प्रेजेंट किया, फैंटास्टिक। अच्छा, उसके बाद आपने जो एंट्री पास करनी होती है वो एंट्री करके दिखाई, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। तो जो जो वर्किंग नोट्स बनने चाहिए वो आपको बना के आना। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर सही होता है लेकिन वर्किंग नोट्स की वजह से पूरे मार्क्स नहीं मिलते, तो क्यों मार्क्स डिडक्ट करवाने। जहां जहां वर्किंग नोट्स बन सकते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट है, कोई भी एजम्पशन है, कोई भी कैलकुलेशन है, शो करके आना है आपको, पेपर पूरा हो जाता है। उसका भी तो हो गया, ये सर नो, अच्छा ठीक है, फैंटास्टिक। इसके अलावा और कुछ है? ये सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, बिल्कुल था, हर एक क्वेश्चन में हेडिंग है। अब आप ये बात नोटिस करो कि बहुत साफ सुथरा नहीं है, ठीक है, ऊपर लिखा बुक्स ऑफ, लेकिन लिखना जरूरी है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, हाँ जी, थोड़ी बहुत कटिंग हुई है, उसको प्रॉपर्ली कट करके लिख दिया, ऐसे कोई भरता नहीं बना दिया, एक कट किया उसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग नोट आपने बनाया कि भाई क्रेडिट परचेज कहाँ से आई है, क्रेडिट आपकी सेल्स कहाँ से आई है, हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा प्रॉपर्ली, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग बनाया है, आप एक साथ भी बनाओगे तो चलेगा, ओके। जहां जहां वर्किंग नोट्स बन सकते हैं वहां वहां बना दिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज का वर्किंग नोट अलग से नहीं बनाया, वहीं पे दिखा दिया कि सैलरी लेस पेबल इन द बिगिनिंग एट पेबल एट द एंड, तो दिखाया तो है अलग से। अगर वर्किंग नोट नहीं भी है तो वहीं पे दिखा दिया, तो वर्किंग तो दिखा दी, बिल्कुल दिखा दी, फैंटास्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बैलेंस शीट वगैरह आ गई, बैलेंस शीट आपने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये सिंपल सिंपल प्रेजेंटेशन। देन वर्किंग नोट्स जो आपके थे उसके मार्क्स तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। वर्किंग नोट्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स है, अच्छा ठीक है। इन्वेंट्री का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, पूरे 5 मार्क्स मिले। मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन था, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत क्या हो गई, इनसे यहाँ पे गलती हुई, 1 मार्क यहाँ पर डिडक्ट हुआ है, ठीक है, कि इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह नहीं लिखा था, बाकी सब कुछ ठीक था। तो 5 में से 4 मार्क्स मिले हैं। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन था, 1 पॉइंट, आप देखो 1 पॉइंट मिसिंग है इसमें, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल लिखना भूल गई है, 1 पॉइंट मिसिंग है, तो 1 नंबर डिडक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होता है कि पूरे के पूरे नंबर आपके कट जाएंगे, जो एडजस्टमेंट आपकी गलत हुई है उस एडजस्टमेंट के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, जो एडजस्टमेंट सही है उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो एडजस्टमेंट आपको समझ में आती है उतना करके आओ, छोड़ के नहीं आना है। पेपर पूरा अटेम्प्ट कर आएंगे, पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस करके आएंगे ही आएंगे। स्टार्ट करेंगे किससे, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, एंड में जाके कहीं कंफ्यूजन हो रही है, जो जो चीज़ आपको समझ में आती है वो कर आओ, स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी, कुछ नहीं पता कितने मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे हमने देखा कि एमपीओ में वर्किंग नोट्स के कितने मार्क्स थे, तो आप वर्किंग नोट्स बनाकर आ गए, कुछ एडजस्टमेंट्स कर आ गए, उसके आपको बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझो, ठीक है, फैंटास्टिक। उसके बाद ये शेयर्स के क्वेश्चन इन्होंने करे हैं, ऑल राइट। शेयर्स में अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, हर एक चीज़ की नरेशन लिख कर आए, नरेशन, हाँ, नरेशन भूले नहीं है, एंड तक आते आते नरेशन लिखिए, प्रॉपरली नरेशन लिखिए। जहां जहां पे वर्किंग नोट बनाए वहां वहां पे नंबर मेंशन किया, पूरे के पूरे पेपर में कर आए। वर्किंग नोट्स प्रॉपरली लिख कर आए कि भाई ये नंबर ऑफ बोनस शेयर, जैसे हम बोनस शेयर निकालते हैं तो बोनस शेयर कैसे निकाले वो तक बता रखा है कि भाई ये 65,000 के बोनस शेयर है, इसकी वैल्यू इतनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो पूरा का पूरा मेंशन है, एग्जैक्टली। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर्स को तो आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। हाँ जी, बिल्कुल सही, राइट। बैलेंस शीट बनाई है, वो सब कुछ किया है, प्रॉपरली किया, प्रॉपरली किया, कोई कई बार कुछ एक्स्ट्रा भी किया। अब देखो लास्ट में आपका क्या था, लास्ट में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या आता है। आप देखो सब्सिडरी बुक्स प्रॉपरली 8 सब्सिडरी बुक्स लिखी है, फिर लिखा हुआ था एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपकी हेडिंग। जहां पे आपने हेडिंग प्रॉपरली लिख दी ना बेटा, वहीं पे टिक हो गया, क्योंकि वर्ड टू वर्ड पढ़ने का टाइम किसके पास है। डिवीजन ऑफ लेबर, हाँ जी, अंडरलाइन कर दिया, वहीं पे नंबर मिल गए, 2-3 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दिया, अगेन उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो आप देख रहे हो कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपने हेडिंग प्रॉपर लिख दी, पूरे 5 मार्क्स। बहुत ही कम बच्चों के मैंने देखे हैं कि जिनको थ्योरी क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स मिले हैं, इसको एक थ्योरी क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स मिले। प्रैक्टिकल में ही 2 मार्क्स रिजेक्टेड थे, थ्योरी में 1 मार्क्स भी कम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इन्होंने बुक की लैंग्वेज लिखी है, नहीं, हाँ, हेडिंग जो है वो बुक वाली है। अगर जो मैंने आपको थ्योरी की पीडीएफ दे रखी है, थ्योरी की क्लास दे रखी है, उसको आप पढ़ के जा रहे हो तो भी हो जाएगा। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर रखे। यस और नो, आई होप ये आंसर शीट देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार, ये छोटी छोटी चीजें हम कर आएंगे, हमको मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो जो आपका स्टार्टिंग का 15 मिनट्स है,
स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई उस 15 मिनट्स में मुझे ये फिगर आउट करना है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहला क्वेश्चन जो है वो तो आपका मैंडेटरी क्वेश्चन है, तो अगर आप स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में वो नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो करना ही करना है। यस, तो बाकी की जो 5 क्वेश्चंस हैं आप उनको फिगर आउट करना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत लेंदी है उन क्वेश्चंस को आप बाद के लिए छोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपको लगता है बहुत लेंदी है, बात के लिए छोड़ दो, राइट। जनरली क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, जो आपका सीक्वेंस होता है वो ये होता है कि पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। उसका रीज़न ये होता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए जो है, पार्ट ए ही आपको काफ़ी मार्क्स दे देगा, ट्रू फॉल्स एग्जैक्टली। और जो आपका सेकेंड पार्ट भी होता है वो जनरली ईजी होता है, राइट। कई बार वो डेप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है, ईजी क्वेश्चन आएगा। कई बार वो आपका कोई नॉर्मल जर्नल का क्वेश्चन होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, जो भी होता है, राइट। अब एक चीज़ और कि अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 3 पार्ट्स हैं, अच्छा ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप तीनों पार्ट्स एक साथ कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि 3 पार्ट में एक पार्ट ना आता हो, एटलीस्ट आपको ये पता होगा ना कि कितने पेजेस छोड़ने हैं, हाँ तो उतने पेजेस छोड़ देना, एक्स्ट्रा छोड़ देना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन तीनों पार्ट्स को एक साथ करना। आप ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 6 कर दिया, फिर क्वेश्चन 4 कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के जो पार्ट्स है ना वो आगे पीछे मत करना, क्योंकि फिर क्या होगा, चेकिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी और आप ये नहीं चाहते हो कि जो चेक कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, इरिटेट हो जाए, दिक्कत होगा बेटा। उनको परेशान किया तो बहुत दिक्कत होगा, उनको परेशान किया तो आपको परेशान कर देंगे वो। आप बात समझ रहे हो, ये सुनो, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हो गया। उसके बाद जनरली जो है, यस आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कौन सा होता है, आपका कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन होता है। अगेन उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक पहला पार्ट आपका 15 मार्क्स का आता है, जो आजकल आपका शेयर्स प्लस आपका बोनस रीइशू वो सब आ जाएगा, ठीक है। उसको एक बार पढ़ लेना, आपको लगता है कि आपको आता है तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखना कि हाँ यार क्वेश्चन नंबर 6 मुझे आता है, अगर आता है तो फिर इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 आप करना, क्योंकि उसको करने में टाइम कम लगता है और सर वो स्कोरिंग काफ़ी होता है। उसके बाद आपका आता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन जो भी आपके आते हैं बाकी के, उसमें से फिगर आउट करो। क्वेश्चन नंबर 2 में जनरली आपके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस होते हैं कि रेक्टिफिकेशन हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, बीआरएस हो गया, तो उसको देख लो, ठीक है भाई, कि ये मेरे को आता है तो आप वो वाला कर लो, ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन कई बार होता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, उसको देख लिया, वो कर लिया। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये मुझे आते हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में फिगर आउट करना है कि भाई मुझे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में से कौन से ऐसे 4 क्वेश्चन है जो करने ही करने हैं, राइट। उनको फिगर आउट कर लिया, हाँ जी कर लिया। मान लो आपको कोई चैप्टर नहीं आता ढंग से, तो उसका तो आपको पता है कि स्टार्टिंग से छोड़ के जाना है ना, कि यार ये वाला क्वेश्चन छोड़ दूंगा, तो आराम से पहले एडजस्टमेंट्स को देख लो, आराम से क्वेश्चंस को रीड कर लो, ये आपका 15 मिनट्स का काम है। उसको कर लिया, मान लो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है, फिर आपको ट्रू फॉल्स पढ़ना है कि फटाफट से देख लो कि ट्रू फॉल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आंसर आपने मन में सोच लिए, जैसे ही आपको आंसर शीट मिली, 15 मिनट्स खत्म हुए, आपने ट्रू फॉल्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। तो 15 मिनट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन करूँ कौन सा नहीं करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होता है, लेकिन वो तब होता है जब आप उस 3 घंटे को प्रॉपर्ली मैनेज करते हो, ठीक है। उन 3 घंटे में सोचने में कम टाइम लगाना है, लिखने में ज़्यादा, करने में ज़्यादा, कि कौन सा क्वेश्चन करूँ कौन सा ना करूँ, इसका क्या था उसका क्या था, नहीं, ये आपको स्टार्टिंग से ही डिसाइड करके चलना करना, राइट। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि कुछ ना कुछ करके आओगे, कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन इन केस अगर लेट्स से कि अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। बैलेंस शीट 2-3 नंबर की थी, उसमें से एक आधा पॉइंट गलत हो रहा है, 1 नंबर कट जाएगा। आप बात समझ रहे हो, लेकिन उस पर बहुत टाइम नहीं लगाना है। एडजस्टमेंट्स के मार्क्स है, आपने अभी देखी ना आंसर शीट, एडजस्टमेंट्स के स्टेप वाइज मार्किंग है, तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन अगर आपने टाइम लगा दिया, कोई क्वेश्चन छूट गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। स्टार्टिंग से आप करके चलेंगे, कोशिश करेंगे बैलेंस शीट मैच हो, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो थोड़ा बहुत फटाफट से देख लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। पेपर आपका वही आएगा जो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं बस आपसे इतना बोलूँगा कि उन 3 घंटे में जितना आप काम रहोगे, जितना आप बिल्कुल फोकस रहोगे, उतना आपका पेपर अच्छा होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एक आधा क्वेश्चन थोड़ा नया आ जाए, ठीक है, तो घबराओ मत। आप ये समझो कि 100, अगर आपका 100 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, तो उसमें एटलीस्ट 70-80 मार्क्स का पेपर तो होगा ही ऐसा जो आपने पहले देख रखा होगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बाहर के आ गए हैं, नए क्वेश्चंस आ गए हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है, कुछ कभी भी नहीं होता है। जून 24 में भी आपका मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके बुक के क्वेश्चंस थे, वही क्वेश्चंस थे जिनके कॉन्सेप्ट्स आपके स्टडी मॉड्यूल में हैं। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, कुछ नया नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल घबराओ मत।
हाँ या ना। आई होप ये जो आपकी थोड़ी प्रेजेंटेशन की वीडियोस थी इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार पेपर तो निकल जाएगा, है ना। हमें पास होने के लिए तो पढ़ना ही नहीं था, हमें है कि भाई 70-80 हमारा इजीली क्रॉस होना चाहिए, जो अकाउंट्स में करना आसान है। अगर आपने प्रॉपरली सिलेबस को कवर किया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था मैंने आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने की कोशिश करी है। बाकी अब आपके ऊपर है, पेपर अच्छे से करके जाना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, है ना। कुछ भी आपके मन में आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई मेक श्योर कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको आंसर दे दूँ। बाकी आज का जो दिन है, जो कल का दिन है, उसमें थोड़ा सा शांत रहो, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई नए क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जो क्वेश्चंस आपने पहले कर रखे हैं उन्हीं को रिवाइज कर लो, बस जो नोट्स आपके पास हैं उन्हीं को रिवाइज कर लो, थ्योरी की पीडीएफ पढ़ लो, ये सुनो, ठीक है। तो ज़्यादा अगर मान लो कोई चैप्टर नहीं भी कर रखा तो अब उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना। अगर आपका कल पेपर 2 बजे है तो 11-12 बजे तक बस जितनी प्रिपरेशन हो गई उतनी हो गई। मेक श्योर कि नींद प्रॉपर्ली हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि 2-3 घंटे सो के जा रहे हैं। ये चलना चाहिए ना, उसके लिए नींद ज़रूरी है। उसके बाद सर प्रॉपरली पानी वानी स्टेशनरी वगैरह जो भी आपको है वो लेकर जाना, ठीक है। बाकी एक छोटी सी वीडियो में डाल दूंगा कि एग्ज़ाम से पहले क्या क्या चीज़ें, एडमिट कार्ड वगैरह वो सब चीज़ें। बाकी हाँ, आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। मैंने सोचा था कि 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत बोलता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।